सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर। सबसे पहले आपने पढ़ा था ये फैक्टोरियल, फिर व्यवस्था समूह, उनके साथ साथ क्रमचय संचय की परिभाषा, एनपीआर एनसीआर का मान, फिर प्रतिबंधात्मक क्रमचय, और साथ साथ ये भी पढ़ लिया था कि उन वस्तुओं के क्रमचय जिनमें वस्तुएं असमान ना हो। असमान ना हो यानी कि समान होती हैं, तब तो आपके n वस्तुओं में से r को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या npr होती है। और जब कुछ वस्तुएं रिपीट हो रही होती हैं, समान होती हैं, तो उसमें उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। जैसे कि मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। एक क्वेश्चन आपने किया, रमेश शब्द के अक्षरों से सभी को लेकर बनाए गए शब्दों की संख्या। तो रमेश शब्द में कुल कितने हैं? 6 लेटर हैं। तो इनसे सभी को 6 लेटर्स को 6 स्थानों पर व्यवस्थित करना होता है, तो वो 6p6 यानी कि 6 फैक्टोरियल तरीके से। 6 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 720 तरीके से। फिर आपने क्वेश्चन लिया था राजा राम। राजा राम शब्द के सभी अक्षरों को एक साथ लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या। तो इसमें 7 लेटर हैं, तो वो 7 फैक्टोरियल वैसे होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, रिपीट हो रहे हैं लेटर। ए रिपीट हो रहा है 2 बार, तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। आर 2 बार रिपीट हो रहा है और ए 3 बार रिपीट हो रहा है, तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। उसके बाद फिर आप कर रहे थे प्रतिबंधित क्रमचय, वो हो ही गए। प्रतिबंधित अलग अलग बताए थे, उसमें आपको बता दिया था फॉर्मूला सिर्फ एक ही याद करना है आपको, NPR। n वस्तुओं में से r को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या NPR और बनाए गए संचयों की संख्या NCR। और फॉर्मूले नहीं है, बस इसको मॉडिफाई करके अपन जैसा क्वेश्चन होता है उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक विद्यार्थी के कपड़ों में 6 जेबें हैं। कपड़ों में जैसे पैंट शर्ट पहने हुए हैं तो उसमें 6 जेबें हैं। वह इन जेबों में 3 पेन कितने प्रकार से रख सकता है? देयर आर 6 पॉकेट्स इन द ड्रेस ऑफ ए बॉय। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ही मे पुट 3 पेन्स इन हिज 6 पॉकेट। तो अब यहाँ 6 पॉकेट हैं, 6 जेब हैं और 3 पेन हैं। तो पहले पेन को कितने तरह से रख सकता है वो? उसके पास जेब कितनी है? 6 जेब हैं। पहले पेन को कौन सी जेब में रखेगा? किसी भी जेब में रख सकता है। तो फर्स्ट पेन जो आएगा, पहले पेन को रखने के तरीके 6। अब जिस जेब में पहला पेन रख दिया उसमें दूसरा पेन भी रख सकता है, तो दूसरे पेन को रखने के तरीके, सेकंड वाले पेन को रखने के तरीके भी 6 और तीसरे पेन को रखने के तरीके भी 6। किसी भी पेन को किसी भी जेब में रख सकता है। तो पहले पेन को रखने के 6 तरीके, दूसरे पेन को रखने के 6 तरीके, तीसरे पेन को रखने के 6 तरीके। फिर फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग से, फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग क्या कहता है? यदि एक कार्य m प्रकार से, दूसरा n प्रकार से, तीसरा p प्रकार से, तो तीनों साथ साथ m इंटू n इंटू p प्रकार से। तो यहाँ तीनों को रखना है, इसलिए 6 गुणा 6 गुणा 6 6 टू दी पावर 3 इतने प्रकार से। तो ये आप इसमें 216 प्रकार से 3 पेनों को 6 जेबों में आप रख सकते हैं। यहाँ क्या है, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहे हैं। पहले आपने किया था n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या, जबकि वो वस्तुएं रिपीट नहीं हो रही थी, एक वस्तु एक बार ही आ रही थी। जैसे अपन संख्याएं बना रहे थे, 1 2 3 अप टू 9 तक के अंक ले लिए और 5 अंकों की संख्याएं बनानी थी। तो पहले कितने तरह से ले रहे थे? 9p5 तरीके से। अब यहाँ क्या है, रिपीट हो सकती हो। रिपीट हो सकती हो तो हर नंबर को अधिक बार ले सकते हैं। तो अब ये आ रहा है परमुटेशन विद रिपीटेशन। यहाँ भी रिपीट हो गया। अगर आपको ये कहता कि अलग अलग जेबों में रखना है, तो पहला पेन कितने प्रकार से रखते? 6 प्रकार से। अब दूसरा पेन जब दूसरी जेब में रखना था, तब पहली जेब में तो आता नहीं, क्योंकि अलग जेब में रखना, तो दूसरा पेन 5 प्रकार से रखा जाता। फिर तीसरा पेन 4 प्रकार से रखा जाता। तब अपन क्या करते? 6p3 डायरेक्ट लिख देते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ एक जेब में 2 या 2 से ज़्यादा या तीनों पेन आ सकते थे, सारे पेन आ सकते थे, इसलिए रिपीट किया। तो अब आगे देखते हैं। अब आप ले रहे हैं क्रमचय जिनमें वस्तुओं की पुनरावृत्ति संभव है। परमुटेशन इन विच थिंग्स में भी रिपीटेड, यानी कि n वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेकर बनाए जाने वाले क्रमचयों की संख्या, जबकि एक वस्तु कितनी ही बार ली जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा r बार। तो कितनी होगी? n टू दी पावर r होगी। कैसे? पहली वस्तु आप n प्रकार से लेंगे, दूसरी n प्रकार से लेंगे, तीसरी n प्रकार से लेंगे और r में भी n प्रकार से लेंगे। तो n n n r बार गुणा होगा। दोबारा पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम
when each things may be repeated any number of times maximum up to r is n to the power r। यानी कि n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या, जबकि कोई भी वस्तु कितनी ही बार ली जा सकती हो, n टू दी पावर r होगी। जैसे पहले अपन क्वेश्चन कर रहे थे कि 6 जेबों में 3 पेन कितने प्रकार से रखते हैं। ये कॉमन सेंस की बात है, एक पेन को किसी भी जेब में रख सकते हैं, दूसरे पेन को भी उसी जेब में भी रख सकते हैं। तो इसी तरह से कई बार क्वेश्चन में दे रखा होता है, कई बार आपको क्वेश्चन से अपने आप टेस्ट करना होगा कि रिपीटेशन अलाउ है या नहीं है। आगे देखते हैं। फिर उसी को लिख दिया है, एन वस्तुओं में से सभी को एक साथ लेकर, पहले आर को ले रहे थे, अब सभी को ले लिया है। एन वस्तुओं में से सभी को एक साथ लेकर बनाए जाने वाले क्रमचयों की संख्या, जबकि प्रत्येक वस्तु कितनी ही बार ली जाए। प्रत्येक वस्तु कितनी ही बार ली जाए, पहली n बार, दूसरी भी n बार, तीसरी भी n बार, अप टू n बार। n वस्तुओं में से लेनी है तो पहली वस्तु कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं आप, n वे से, दूसरी वस्तु वो भी n वे से, तीसरी भी n वे से, इसी तरह n भी n वे से। तो क्या आ जाएगा यहाँ, n टू द पावर n आ जाएगा। दोबारा पढ़ते हैं। नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n थिंग्स taking all at a times when each things may be repeated any number of times is n to the power n। मतलब n वस्तुएं हैं तो n से ज़्यादा तो ले ही नहीं सकते आप, लेकिन हर वस्तु को रिपीट कर सकते हैं। तो n में से n वस्तुओं को लेना हो जबकि रिपीटेशन अलाउ हो तो कितना हो गया, n टू द पावर n। इन पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन देखते हैं। अंकों 2, 3, 5, 6, 9 के प्रयोग से 20,000 और 30,000 के मध्य की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, जबकि एक अंक का प्रयोग कितनी ही बार कर सके। अब कौन सी संख्याएं बनानी है आपको, 20,000 और 30,000 के मध्य, 20,000 और 30,000 के मध्य की संख्याएं बनानी है। तो पहला अंक तो बिल्कुल निश्चित रूप से 2 आएगा, तो ये तो फिक्स हो गया। 5 अंकों की संख्या बनेगी आपकी, लेकिन पहला अंक फिक्स है। पहला अंक कितना है, 2 है। तो बाकी 4 अंकों का चयन करना होगा। कितने तरह से, जितने अंक दे रखे हैं आपको, यहाँ दे रखा है आपको, जबकि एक अंक का प्रयोग कितनी ही बार की जा सके। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 20,000 एंड 30,000 can be formed with the digits 2, 3, 5, 6, 9 when any digit can be repeated any number of times। तो कुल कितने डिजिट्स हैं आपके पास, 5 डिजिट हैं। तो पहली डिजिट तो एक तरह से आ गई, सेकंड डिजिट 5 वे से, थर्ड वो भी 5 वे से, फोर्थ वो भी 5 वे से, फिफ्थ ये भी 5 वे से। तो 5 टू द पावर 4 625, 625 संख्याएं बनेंगी। आपको अंक दे रखे हैं, कौन कौन से दे रखे थे, 2, 3, 5, 6, 9। और कितने अंकों की संख्या लेनी है आपको, 5 अंकों की। और कौन सी, 20,000 और 30,000 के बीच में। तो पहला स्थान फिक्स हो गया, 2 आएगा। अब 2 तो एक ही तरह से है क्योंकि एक ही 2 है, एक तरह से आएगा। बाकी अंक रिपीट हो सकते थे। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 5, 5, 5 तरीके से। तो 5 टू द पावर 4 यानी कि 625 संख्याएँ हो गई। 5 लड़कों में 3 पुरस्कार कितने प्रकार से बांटे जा सकते हैं, जबकि एक लड़के को कितने भी पुरस्कार दिए जा सकते हों। इन हाउ मेनी वेज 3 prizes कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग 5 बॉयज़ व्हेन ए बॉय मे गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेज। अब कितने प्राइज हैं, 3 प्राइज हैं। और लड़के कितने हैं, 5, B1, B2, B3, B4, B5, 5 लड़के हैं। तो पहला प्राइज़ कितने प्रकार से दें, किसको दें, किसी को भी दे सकते हैं। तो फर्स्ट प्राइज़ है, फर्स्ट प्राइज़ देने के तरीके 5। क्यों 5 क्यों हैं, किसी भी लड़के को दे दें। आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री में 3 सब्जेक्ट का टेस्ट लिया गया है, एग्ज़ाम लिया गया है, और 5 लड़कों ने एग्ज़ाम दिया है। जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स जिस सब्जेक्ट में आएंगे उसको उसी का प्राइज़ मिल जाएगा। अब पहले जैसे फिजिक्स का है, तो फिजिक्स का प्राइज़ किसको मिल सकता है, किसी भी एक को, 5 तरीके से। जिसने फिजिक्स की प्राइज़ ले ली है वो मैथ्स में भी तो ज़्यादा ला सकता है, केमिस्ट्री में भी ज़्यादा ला सकता है। अधिकतर ऐसा ही होता है कि एक ही विद्यार्थी के सभी सब्जेक्ट में आते हैं, हमेशा नहीं होता। तो पहला प्राइज़ 5 प्रकार से, दूसरा, सेकंड ये भी 5 प्रकार से, थर्ड ये भी 5 प्रकार से। 3 पुरस्कार देने, पहला पुरस्कार 5 प्रकार से दे सकते हैं, दूसरा भी 5 प्रकार से, तीसरा भी 5 प्रकार से। तो कुल कितने तरीके हो गए, 5 टू द पावर 3 हो गया। यानी कि 125 तरीके से 3 पुरस्कारों को 5 बच्चों में बांटा जा सकता है। ऐसा नहीं करेंगे 5 टू द पावर 3 कर दें। पुरस्कार बांटे जा रहे हैं,
छीने नहीं जा रहे हैं। अगर कोई आप उठाने जाएंगे तो पुरस्कार 3 रखे हैं तो एक 3 तरह से उठाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, लेकिन पुरस्कार छीने नहीं जा रहे हैं, उठाए नहीं जा रहे हैं। पुरस्कार आपके पास हैं, बांटे जा रहे हैं। किस में बांटे जा रहे हैं? विद्यार्थियों में, लड़कों में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। तो पहला पुरस्कार 5 तरीके से, क्योंकि 5 में ही बांटना है, चूँकि रिपीट भी हो सकता है लड़का, तो दूसरा पुरस्कार भी 5 तरीके से, तीसरा भी 5 तरीके से। तो कुल तरीके ये हो गए। फिर आगे देखते हैं। हाँ देखें, n पुरस्कार n विद्यार्थियों में कितने प्रकार से बांटे जा सकते हैं। सिर्फ पहले इतना ही पढ़ते हैं। n पुरस्कार n विद्यार्थियों में कितने प्रकार से बांटे जा सकते हैं। इन हाउ मेनी वेज n प्राइजेज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग n स्टूडेंट। सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं अभी। तो पहला पुरस्कार n तरीके से, दूसरा भी n तरीके से, तीसरा भी n तरीके से, और n भी n तरीके से, यानी कि टोटल n टू दी पावर n हो गए। पहले आपके पास 5 लड़के और 3 पुरस्कार थे। अगर 5 पुरस्कार और 5 ही लड़के होते तो कितने प्रकार से बांटते? वहाँ 5 टू दी पावर 5 तरीके से बांटते। अभी अपन ने आधा क्वेश्चन पढ़ा है कि n पुरस्कार n विद्यार्थियों में कितने प्रकार से बांटे जा सकते हैं। इन हाउ मेनी वेज n प्राइजेज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग n स्टूडेंट्स। तो वो n टू दी पावर n हो गया। 5 होते तो 5 की पावर 5 हो गया। आगे और बढ़ते हैं। जबकि कोई भी विद्यार्थी सारे पुरस्कार ना ले सके, मतलब सारे के सारे एक को ही नहीं देने। जैसे 5 विद्यार्थी और 5 पुरस्कार होते तो कितने प्रकार से बट सकते हैं? 5 की पावर 5 से। लेकिन सारे एक को ही नहीं देने, यानी कि पहले विद्यार्थी को भी 5 पुरस्कार नहीं देने, दूसरे को भी नहीं देने, तीसरे को भी नहीं देने, चौथे को भी नहीं देने, 5वें को भी नहीं देने। तो पहले सारे पुरस्कार ना तो B1 को देने, ना B2 को, ना B3 को, ना B4 को, ना B5 को, यानी कि 5 तरह से नहीं दे सकते। तो इसमें से 5 और घटाना होगा, यानी कि 5 पुरस्कार 5 विद्यार्थियों में बांटने के तरीके, जबकि सारे के सारे एक को ही नहीं मिले। कौन से एक को? किसी भी एक को। तो एक को कैसे मिल सकते थे? या तो B1 को, या B2 को, या B3, या B4, या B5। मतलब 5 तरीके ऐसे थे कि सारे पुरस्कार एक को ही मिल जाएं। वो नहीं देने, वो नहीं देने तो वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और n वाले इस केस में होगा तब n टू दी पावर n माइनस n तरीके हो गए। n पुरस्कारों को n विद्यार्थियों में बांटने के तरीके n टू दी पावर n, लेकिन सारे एक को ही नहीं मिले, वो हटाएं। वो हटाएं तो एक को कैसे मिल सकते थे? n तरीके से, या तो पहले को, दूसरे को, तीसरे को, या nवें को। तो वो नहीं देने, तो वो वाला केस घटा दिया। तो ये अपने पास रिजल्ट आ गया। क्या था आपके पास? n पुरस्कार n विद्यार्थियों में कितने प्रकार से बांटे जा सकते हैं, जबकि कोई विद्यार्थी सारे पुरस्कार ना ले सके। तो सारे पुरस्कार लेने की जो स्थितियाँ थी वो घटा दी। तो आपका आंसर आ गया n टू दी पावर n। अब आगे चलते हैं। अंकों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, जबकि कम से कम 1 अंक की कितनी ही बार पुनरावृत्ति हो सकती हो। कम से कम 1 अंक की कितनी ही बार पुनरावृत्ति हो सकती हो। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 5 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड with the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 when at least 1 digit may be repeated any number of times। कम से कम 1 डिजिट कितनी ही बार रिपीट हो सकता हो। अच्छा, अगर ये कम से कम नहीं कहते तो कितनी डिजिट रिपीट हो सकती हैं? हो सकता है 1 भी रिपीट नहीं हो सकता है 1 रिपीट हो जाए, हो सकता है 2 रिपीट हो जाए, हो सकता है 3 रिपीट हो जाए, हो सकता है 9 के 9 रिपीट हो जाए। कम से कम 1 रिपीट हो, 1 माइनस, यानी कि सारे केस ले लें अपन। पहले तो ऐसा करते हैं, अपन सबको ही रिपीट कर देते हैं। 5 अंकों की संख्या बनानी है। दिए 9 अंकों से 5 अंकों की बनने वाली संख्याओं की संख्या जबकि पुनरावृत्ति संभव हो। नंबर्स ऑफ 5 डिजिट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम गिवन 9 डिजिट्स व्हेन एनी डिजिट में बी रिपीटेड। संख्या जबकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव है। अपन ने पहले लिखा कि रिपीटेशन अलाउ हो। तो पहली अंक कितने प्रकार से? 9 प्रकार से, दूसरा 9 प्रकार से, तीसरा 9 प्रकार से, चौथा 9 प्रकार से, 5वां भी 9 प्रकार से। नंबर्स ऑफ 5 डिजिट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम गिवन 9 डिजिट्स व्हेन एनी डिजिट कैन बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो फर्स्ट डिजिट कितने पे से लेंगे? 9 से, दूसरी भी 9 से, तीसरी भी 9 से, चौथी भी 9 से, 5वीं भी 9 से। यानी कितना बन गया? ये 9 टू दी पावर 5 बन गया। लेकिन वो कह रहा है कम से कम 1 डिजिट रिपीट होनी चाहिए। कम से कम 1 डिजिट रिपीट होनी चाहिए, यानी कि ना रिपीट होने वाले केस घटा दें।
तो इसमें से अपन कौन सा घटा देंगे, माइनस जब किसी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। ये तो है आपके कि किसी भी अंक की सभी की पुनरावृत्ति हो सकती हो और सभी में किसी की ना होने वाली भी आ गए इसमें। तो ये कितना आएगा, जब किसी की पुनरावृत्ति नहीं होगी तो ये कितना आएगा, 9p5। तो अपना आंसर क्या रहा, देयरफॉर रिक्वायर्ड आंसर वो हो गया 9⁵ माइनस 9p5। 9p5 में किसी की भी पुनरावृत्ति नहीं हो रही। जो 9⁹ लिए थे उसमें पुनरावृत्ति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मतलब एक संख्या जो ऐसी संख्याएं भी उसमें आ जाएंगी, जैसे आपने 1 2 3 4 6 ये बना दी, ये भी आएगी 9⁵ में। अपन ने कहा कोई भी अंक कितनी बार भी आ सकता है, तो ये वाले जब नहीं आ रहे हैं वो भी तो आएंगे। तो ये अपन ने घटा दिया जब किसी की भी रिपीटेशन नहीं हो रहा हो। तो अपनी संख्या आंसर कितना आ गया, 9⁵ माइनस 9p5। दोबारा से देख सकते हैं, 9 डिजिट गिवन है, 5 डिजिट की नंबर फॉर्म करनी है आपको, और ऐसा करना है कि एटलीस्ट 1 डिजिट में भी रिपीटेड, यानी कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही हो, वो वाले केस घटाएंगे। पहले तो अपन ने 9⁵ लिख दिए, इसमें कितनी भी डिजिट रिपीट हो सकती हैं। तो टोटल नंबर तो 9⁵ आ गए, उसमें से कोई रिपीट नहीं हो रही है वो वाले घटा दिए, तो कम से कम एक डिजिट रिपीट हो रही हो वो वाले नंबर आ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अंकों 2 3 4 5 6 7 के प्रयोग से 2000 और 4000 के मध्य की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 5 से विभाज्य हो। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 2000 एंड 4000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 2 3 4 5 6 7 एंड विच आर डिविजिबल बाई 5। 4 अंकों की संख्या बनानी है और किस किस के बीच में है, वो 2000 और 3000 के बीच में है। दोबारा से 4 अंकों की संख्या बनानी है जो 2000 और 4000 के बीच में हो। 2000 और 4000 के बीच में निश्चित रूप से 4 अंकों की संख्या बनेगी। और फर्स्ट डिजिट क्या आएगा, फर्स्ट डिजिट की जगह या तो 2 आएगा या 3 आएगा। 2 या 3 आएगा तभी बनेगा 4000 से छोटी संख्या। 4 5 6 लिख देंगे तो वो 2000 और 3000 मतलब 2000 और 4000 के बीच की संख्या नहीं रहेगी। तो पहले अंक का निर्धारण कितने तरह से हो सकता है, पहले अंक का निर्धारण 2 तरह से हो सकता है। अब कह रहा है 5 से विभाज्य। दोबारा से पढ़ें, अंकों इतने के प्रयोग से 2000 और 4000 के मध्य की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 5 से विभाज्य। 5 से विभाज्य कौन सा होगा, लास्ट में या तो 5 आए या 0 आए। 0 अपने पास है नहीं, तो लास्ट डिजिट भी फिक्स है आपके पास, वो कितनी है, 5 है। तो 2 तरह से तो पहले अंक का निर्धारण हो गया, और अंतिम ये पहला अंक का निर्धारण तो हो गया 2 तरह से, और अंतिम अंक का निर्धारण हो गया 1 तरह से। एक तरह से ही हो, एक तरह से क्यों होगा, क्योंकि 5 के अलावा और कुछ रख ही नहीं सकते। अब 2 अंक लेने हैं आपको। अब ये अंकों की इसमें ये नहीं दे रखा है कि रिपीटेशन अलाउ है। अगर रिपीटेशन अलाउ होता तब अलग होता, अब रिपीटेशन अलाउ नहीं है। कुल कितनी डिजिट हैं आपके पास, 6, और 1 डिजिट यहाँ काम आ गई, 1 डिजिट यहाँ काम आ गई, 2 काम आ गई। अब कितनी बची डिजिट, 4, और स्थान कितने बचे, 2। तो 4 में से 2 का निर्धारण कितने तरह से होगा वो यहाँ लिख देते हैं। अभिष्ट संख्याओं की संख्या, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर्स, पहला 2 तरीके से, अंतिम 1 तरीके से, और बीच वाले 2 4p2 तरीके से। तो 2 गुणा 4 गुणा 3 यानी कि 24 संख्याएं बनेंगी ऐसी। रिपीटेशन अलाउ होता तो बीच में अलग हो जाता। बीच में फिर कितने प्रकार से होता, 6 गुणा 6 36 बन जाती हैं, लेकिन रिपीटेशन अलाउ नहीं है, इसलिए 4p2 तरीके से, यानी कि 4 गुणा 3 12, और 2 पहले से है तो 24 संख्याएं हो गई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। फिर आगे चलते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। अंकों 0 1 2 3 4 और 5 के प्रयोग से 3 से विभाज्य 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 5 डिजिट्स विच आर डिविजिबल बाई 3 कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स 0 1 2 3 4 एंड 5। 3 से विभाज्य संख्या कौन सी होती है, नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3 इज द नंबर द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3। 3 से विभाज्य संख्या कौन सी होगी, वो संख्या 3 से विभाज्य होगी जिसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। ए नंबर ऑफ 5 डिजिट इज डिविजिबल बाई 3 इफ सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3, यदि इसके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो। तो देखें, पहले सभी अंकों का योग देखते हैं आप। सम ऑफ ऑल द 6 डिजिट्स, सभी 6 अंकों का योग, सभी 6 अंकों को योग जोड़ देते हैं सभी को। 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 15 हो गया।
1 2 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। 15 तो 3 से डिविजिबल है, लेकिन ये तो 6 अंक हैं। आपको कितने अंकों की बनानी है? 5 अंकों की। तो इसलिए 5 अंक जिनका योग 3 से विभाज्य हो। अब अपन वो देखें, ऐसे 5 अंक देखें जिनका योग 3 से विभाज्य हो। तो 3 से विभाज्य 5 अंक, 6 अंक हैं, इनमें से एक हटाना पड़ेगा। तो कौन कौन से हटाएं? 3 हटा दें, 3 हटा दें, या 0 हटा देते हैं। 0 हटाएंगे तो कौन से बचे आपके? 1 2 3 4 5, या 3 हटा दें, 0 1 2 4 5। अब देख सकते हैं क्वेश्चन क्या था, आपको 6 डिजिट दे रखी हैं, 0 1 2 3 4 5, और आपसे कहा गया है कि 5 अंकों की संख्या बनाइए। कौन सी संख्या? जो 3 से डिविजिबल हो। तो 3 से डिविजिबल कब होती है? आपने बताया कि जब अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा तो संख्या 3 से विभाज्य होगी। 6 अंकों का योग देखा, 15 आ रहा था, जो 3 से विभाज्य है। लेकिन 6 अंकों की संख्या नहीं बनानी, आपको 5 अंकों की संख्या बनानी है। तो इसमें से एक अंक हटाना होगा। एक अंक कौन सा हटाएं? 0 हटा दें। 0 हटाएं तो बचे 5 अंकों को योग, फिर 15 आ रहा है। और अगर 3 हटा दें तब भी बचे 5 अंकों को योग 3 से विभाज्य, यानी कि 12 आ रहा है। 1 2 3 4 7 5 12। तो इनसे बनाएं या इनसे बनाएं? तो इसलिए संख्या कौन सी हो गई? अभिष्ट संख्याएं, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर्स। तो क्या आ गया? पहले तो लिख देंगे आप 1 2 3 4 5 से बनने वाली 5 अंकों की संख्याएं, और फिर लिखेंगे 0 1 2 4 5 से बनने वाली 5 अंकों की संख्याएं। तो ये 5 डिजिट हैं। 5 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे? 5 फैक्टोरियल बन जाएंगे। अब यहाँ भी 5 डिजिट हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, एक 0 आ रहा है। तो फर्स्ट प्लेस पर 0 नहीं आ सकता। फर्स्ट प्लेस पर 0 नहीं आ सकता, तो फर्स्ट प्लेस का निर्धारण कितने तरह से होगा? 4 तरीके से, क्योंकि फर्स्ट प्लेस नॉन जीरो होना चाहिए। और फिर बाकी 4 अंकों का 4 स्थानों पर 4p4, यानी कि फैक्टोरियल 4 तरीके। दोबारा से 5 अंकों की संख्या बनानी थी जो 3 से विभाज्य हो। तो पहले तो आपने वो संख्याएं ले ली जिनका योग 3 से डिविजिबल है। 2 ग्रुप बन गए। पहले ग्रुप में 1 2 3 4 5 हैं, तो 1 2 3 4 5 से 5 अंकों की बनने वाली संख्याओं की संख्या 5 फैक्टोरियल। और दूसरे ग्रुप में 0 1 2 4 5 है, इनका योग भी 3 से डिविजिबल है, लेकिन इसमें 0 आ गया। तो फर्स्ट डिजिट 0 नहीं हो सकती, फर्स्ट डिजिट नॉन जीरो, तो वो 4 तरह से रखा। अब बाकी 4 स्थानों पर बचे 4 अंकों को व्यवस्थित कर दिया 4p4, यानी कि 4 फैक्टोरियल में से। तो ये आंसर आ गया, ये 120 + 4 × 24 96 216। तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरह की 216 संख्याएं बनेंगी। तो इस तरह से आपने देखा परमुटेशन विद रिपीटेशन, ऐसे क्वेश्चन जिनमें कुछ वस्तुओं की पुनरावृत्ति हो सकती हो, और कुछ अपने पुराने टाइप के क्वेश्चंस देखे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप आते हैं वृत्तीय क्रमचय पर, सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन में क्या है कि वस्तुओं को एक सर्किल के चारों ओर या सर्कुलर एरिया में आपको अरेंज करना होता है। अभी तक जो पढ़ रहे थे वो रैखिक क्रमचय कहलाते हैं, लीनियर परमुटेशन कहलाते हैं। लीनियर परमुटेशन में क्या है, A B C D ऐसे 4 वस्तुएं या 4 व्यक्तियों को एक लाइन में अरेंज करना होता था। वो 4 को 4 स्थानों पर व्यवस्थित करने के तरीके 4p4 4 फैक्टोरियल आ जाता था। अब अपन ऐसा करते हैं, A B C D 4 व्यक्ति लेते हैं और एक सर्किल के चारों ओर अरेंज करते हैं। देखते हैं उनमें क्या अंतर है। ये पहली व्यवस्था आपकी A B C D, मान लेते हैं 4 व्यक्ति हैं A B C D, और एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर उनको अरेंज किया जा रहा है, बैठाया जा रहा है। तो एक व्यवस्था ये बना दी आपने। एक और देखते हैं, A B C D, ये सेकंड अरेंजमेंट हो गया। इसी तरह से फिर और लेते हैं, A B C D, ये थर्ड अरेंजमेंट हो। A B C D, ये फोर्थ अरेंजमेंट हो गया। A B C D, ये फिफ्थ अरेंजमेंट हो गया। तो आप इसमें से ये चेक करें कि सारे समान हैं या अलग अलग हैं। आपको ये देखना है ये सभी जो क्रमचय आपने बना दिए हैं सारे ये सेम है या डिफरेंट हैं। अगर लीनियर बनाने होते तब तो क्या करते आप, लीनियर में तो बड़ा आसान था, आप ऐसे लिखते जाते हैं A B C D, अपने 4 अंकों को 4 स्थानों पर व्यवस्थित किए थे, फैक्टोरियल 4 24 केस बनाए थे। अब A B C D B C D A
CADB, DABC। अब जैसे ये देख रहे हैं तो इनमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, सारे सेम अलग अलग हैं। AB पहला A से शुरू हो रहा है, दूसरा B से, तीसरा C से, चौथा D से। यहाँ भी अपन देखें जो अब यहाँ पहले नीचे स्थान पर A आ रहा है, यहाँ D आ रहा है, यहाँ C आ रहा है, यहाँ B आ रहा है, सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ समान है और कुछ अलग है। तो आपको ये चेक करके बताना है कौन से समान है और कौन से अलग। देखते हैं फर्स्ट की बात करें। जब आप A के पास, अब अपन ऐसा करते हैं A के पास खड़े हो जाते हैं। यहाँ A के पास खड़े होंगे तो दिखाई दे रहा है A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D और D के बाद A आ रहा है। यहाँ देखें A के पास खड़े हो गए, फिर तो आफ्टर A B, आफ्टर B C, आफ्टर C D और आफ्टर D A। A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D आ रहा है। यहाँ भी ऐसा ही है, लेकिन यहाँ ऑर्डर चेंज हो गया। ये तो इस तरह एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में चल रहा था, यहाँ क्लॉकवाइज ऑर्डर में आ गया तो उसमें अलग। ये A के बाद आपका B आ रहा है, B के बाद C आ रहा है, C के बाद D आ रहा है, D के बाद, इसमें तो ऑर्डर कैसा है इस तरह से क्लॉकवाइज ऑर्डर में, और इसमें कैसा है यहाँ आपका एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में। इसमें देखते हैं A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D और D के बाद A। ये भी एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में आ रहा है। यहाँ देखें A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D और D के बाद A। ये भी एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में। यानी कि आपने 5 क्रम से बनाए, इन पाँचों में तीसरा वाला अलग है। तीसरा कैसे अलग है कि A, B, C, D ये क्लॉकवाइज ऑर्डर में दे दिए और वो आपके एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में दे दिए। A, B ये इस तरह से और वो उस तरह से। तो यानी कि थर्ड अलग है, बाकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये सेम है। तो जब सर्किल में अरेंज करेंगे तो सर्किल में पता नहीं पड़ता शुरू कहाँ से करें। यहाँ तो पता है कि A से स्टार्ट हो रहा है एक लाइन, जैसे पहले प्लेस पर, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर। सर्किल में प्रॉब्लम आती है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा पहला स्थान है, कौन सा दूसरा स्थान है। तो जब भी सर्कुलर परम्यूटेशन की बात आती है, पहले अपन एक ऑब्जेक्ट को फिक्स कर देते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट तो फिक्स करने में चला जाता है, जहाँ फिक्स कर दिया फिर वहीं से अपन काउंटिंग शुरू करते हैं। एक अगर फिक्स करने में चला गया तो बाकी वहाँ से काउंट करने में, जैसे अगर 4 व्यक्तियों को एक सर्किल के चारों ओर अरेंज करना था, सर्कुलर टेबल है उस पर अरेंज करना था, तो एक को तो फिक्स कर दो। एक फिक्स हो गया, अब वहाँ से काउंटिंग शुरू होगी। अब काउंटिंग शुरू होगी, अब तो लाइन की तरह हो गया, तो बाकी कितने करने पड़ेंगे, 3 को ही अरेंज करना पड़ेगा। तो एक फिक्स करने में चला गया और 3 को अरेंज करेंगे तो वो 3 फैक्टोरियल तरीके से हो जाएगा, क्योंकि काउंटिंग वहाँ से हो गई 3 फैक्टोरियल। इसी तरह अगर ज़्यादा वस्तुओं को करना होगा तब भी उसमें से एक को रख देंगे। यानी कि अगर n वस्तुओं को सर्किल के चारों ओर व्यवस्थित करना होगा तो एक वस्तु तो फिक्स करने में गई, बाकी n-1 को बचे n-1 स्थानों पर व्यवस्थित करना होगा। वो कितने तरह से होगा, n-1 फैक्टोरियल तरीके से। तो फाइनली आप याद करके रखेंगे कि n वस्तुओं को एक वृत्त के चारों ओर व्यवस्थित करने के तरीकों की संख्या, और यू कैन से नंबर ऑफ circular permutations of n things taking all at a time is n-1 factorial। यानी n वस्तुओं में से सभी को एक साथ लेकर बनाए गए वृत्तीय क्रमचयों की संख्या वो n-1 फैक्टोरियल आएगी। और यहाँ अपन को करना होगा, ये सब अपने आप बनाएंगे। अब इसमें तो कितने आएंगे, यहाँ पर 4 व्यक्तियों को अरेंज करने के तरीके 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखते हैं। अब ये दोनों, ये सब सेम है, अब अपन इन दोनों की बात करते हैं, सिर्फ थर्ड और फोर्थ की बात करते हैं। ये अभी अपन ने क्या कहा था, अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? फोर्थ में तो ABCD का अरेंजमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में, और सेकंड में क्या है, ये क्लॉकवाइज है, घड़ी की सुइयों की दिशा में है। इस तरह से है ये। तो अब इसमें देखें, अगर अब दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि ABCD 4 व्यक्तियों को एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठाना है, इस तरह बैठाना है कि उनके पड़ोसी समान रहें। अब यहाँ सेकंड वाले में देखते हैं, सेकंड वाले में A के पड़ोसी क्या क्या दिखाई दे रहे हैं। सेकंड वाले में A के पड़ोसी कौन कौन से हैं, देखें ज़रा, B और D। और फोर्थ वाले में देखना, ये थर्ड वाले में A के पड़ोसी क्या है, B और D। और उसमें देख रहे हैं वहाँ आप, उसमें फोर्थ में A के पड़ोसी वहाँ भी B और D हैं। B के पड़ोसी देखते हैं आप, B के पड़ोसी यहाँ पर क्या क्या हैं, A और C। और वहाँ देखें B के पड़ोसी कहाँ हैं, वहाँ भी A और C है।
फिर यहाँ देखते हैं सी के पड़ोसी। सी के पड़ोसी क्या है? बी और डी। और वहाँ देखें सी के पड़ोसी, वहाँ भी बी और डी हैं आपके। यहाँ देखें फिर डी के पड़ोसी। डी के पड़ोसी क्या है? ए और सी। और इसमें देखें डी के पड़ोसी, वहाँ भी ए और सी हैं, यानी कि दोनों में पड़ोसी समान हैं। आपसे कहा 4 व्यक्तियों को एक वृत्त के एक सर्कुलर टेबल है और उसके चारों ओर अरेंज करना है, चारों ओर बैठाना है, जबकि उनके पड़ोसी समान रहें। तो ये दोनों तो अलग अलग हैं लेकिन पड़ोसी समान है। पड़ोसी समान है तो समान माने जाएंगे। तो फाइनली ये हुआ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्टली कैसे भी आपको ये दे रखा हो कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट समान माने जाएंगे। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज परमुटेशंस आर टेकन एज सेम। तब कितने होंगे परमुटेशन? जितने बन रहे होंगे उसके आधे हो जाएंगे। यहाँ अगर कहें तो यहाँ कितने हो जाएंगे? ये 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 3 तरीके ही रहेंगे। और अगर n वस्तुओं की बात करें तब n वस्तुओं में से सभी को लेकर बनाए गए वृत्तीय क्रमचयों की संख्या n-1 फैक्टोरियल अभी डिस्कस हो गया। लेकिन अब आपसे कहते हैं कि जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त और वामावर्त क्रमचयों को समान माना जाए तब कितने होंगे? जितने बन रहे होंगे उसके आधे हो जाएंगे, हाफ ऑफ ब्रैकेट n-1 फैक्टोरियल। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यही पढ़ लेते हैं फिर आगे। एक उसी क्वेश्चन को दोबारा लिख दिया है। एक गोल मेज के चारों ओर 4 व्यक्ति ABCD कितने प्रकार से बैठ सकते हैं जिससे कि पड़ोसी समान रहें? पड़ोसी समान रहें तो 4 व्यक्तियों की बात थी। 4 व्यक्ति तो बैठेंगे आपके 4-1 फैक्टोरियल तरीके से। और जब पड़ोसी समान रहेंगे तो डिवाइडेड बाई 2 और आ जाएगा। 2 कह सकते हैं या 2 फैक्टोरियल, यानी कि 3 फैक्टोरियल अपॉन 2, यानी कि 3 प्रकार से बैठ ABCD 4 व्यक्ति हैं गोल मेज के चारों ओर, जब पड़ोसी समान रहें 3 प्रकार से बैठेंगे। इन हाउ मैनी वेज कैन 4 persons ABCD सिट अराउंड ए सर्कुलर टेबल सो दैट ऑल हैव द सेम नेबर्स? तो सेम नेबर्स में कितने होंगे? यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम माने जाएंगे, समान माने जाएंगे, इसलिए जितने सर्कुलर परमुटेशन फॉर्म हो रहे हैं उसका आधा हो गया। अब आगे, अब ये रिजल्ट जो कुछ अभी अपन ने डिस्कस किया था उसको लिख लेते हैं। n वस्तुओं में से सभी को एक साथ लेकर बनने वाले वृत्तीय क्रमचयों की संख्या n-1 फैक्टोरियल। यहाँ दक्षिणावर्त और वामावर्त क्रमचय भिन्न भिन्न माने गए हैं, जो भी अपन डिस्कस कर रहे थे। नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस ऑफ n थिंग्स एंड डिफरेंट थिंग्स टेकिंग ऑल एट ए टाइम इज n-1 फैक्टोरियल। यही डिस्कस किया था, ये दोबारा से अपन लिख लिया है। हियर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर्स आर टेकन डिफरेंट। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो अरेंजमेंट्स हैं उनको अपन ने सेपरेट लिया है, और अगर सेम लेंगे तो डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। और आगे देखते हैं, उसी को फिर दोबारा से लिख दिया है। n वस्तुओं में से सभी को एक साथ लेकर बनाए गए वृत्तीय क्रमचयों की संख्या, जबकि दक्षिणावर्त और वामावर्त क्रमचयों को समान माने। नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग ऑल एट ए टाइम इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर आर टेकन एज सेम। तो कितना हो गया? हाफ ऑफ ब्रैकेट n-1 फैक्टोरियल हो गया। तो ये आपके सर्कुलर परमुटेशंस की बात रही। अब इस पर डिपेंड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10 विद्यार्थियों को एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर कितने तरीकों से खड़ा किया जा सकता है? नंबर ऑफ वेज इन विच 10 स्टूडेंट्स में स्टैंड अराउंड ए सर्कुलर एरिया। एक सर्किल के चारों ओर 10 विद्यार्थियों को खड़ा करना है। अभी 4 को कर रहे थे, अब 10 को कर देते हैं। n वस्तुओं में से सभी को लेकर बनाए गए वृत्तीय क्रमचयों की संख्या क्या थी? n-1 फैक्टोरियल। तो यहाँ कितना आ गया आपके पास? यहाँ आ जाएगा 10-1 फैक्टोरियल, यानी कि 9 फैक्टोरियल तरीके। कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, 9 फैक्टोरियल डायरेक्ट लिख सकते हैं, वैसे आपने याद कर रखा होगा। 362,880। तो ये 9 फैक्टोरियल तरीके से हो गया, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, वही 10 स्टूडेंट वाला क्वेश्चन दोबारा लिखा है पर थोड़ा चेंज है। 10 विद्यार्थियों द्वारा एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर कितने तरीकों से नृत्य किया जा सकता है, डांस किया जा सकता है? इन हाउ मैनी वेज 10 स्टूडेंट में डांस अराउंड ए सर्किल। पहले तो क्या था, खड़े थे, सिर्फ खड़ा करना था, मतलब एक ही जगह फिक्स हो गए। कितने तरह से कर रहे थे? 10-1 फैक्टोरियल, यानी कि 9 फैक्टोरियल बेसे। अब क्या है, ये जो 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अब ये सर्किल के चारों ओर डांस कर रहे हैं। अब सर्किल में डांस हो रहा है तो कैसे डांस होगा, या तो क्लॉकवाइज ऑर्डर में होगा या एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में होगा। या तो आप इस तरह से घूमेंगे, सर्कुलर डांस है, या तो आप क्लॉकवाइज रोटेट होंगे और या आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होंगे। दो पॉसिबिलिटी हैं, यानी कि जब 1 से लेकर 10 तक के सीरियल में खड़े हैं या तो ऐसे घूमेंगे या ऐसे घूमेंगे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम हो गए। सेम हो गए तो अब कितना आंसर आ जाएगा फिर, ये 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। पहले क्या था, 10 विद्यार्थियों को सिर्फ सर्किल में खड़ा होना था, तो वो कितने तरह से किया आपने, फैक्टोरियल 10-1 वे से। लेकिन अब कह रहे हैं वो डांस कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं तो या तो क्लॉकवाइज रोटेट होंगे या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होंगे। दोनों बारी जैसे 1 से लेकर 10 तक रोल नंबर दे दिया आपको या सीरियल नंबर दे दिया, अब ये इसी सीरियल में रहेंगे, ऐसे भी घूम सकते हैं ऐसे भी घूम सकते हैं। तो परमुटेशन तो ये अलग अलग थे, लेकिन चूंकि इस समय डांस हो रहा है तो डांस किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो दोनों वाले जो परमुटेशन समान माने जाएंगे, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम हो गए। सेम हो गए तो वो तरीका कितना हो गया, हाफ ऑफ फैक्टोरियल 9। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 7 विभिन्न मोतियों से सभी को लेकर कितनी मालाएं बन सकती हैं। हाउ मेनी नेकलेसेज कैन वी फॉर्म फ्रॉम 7 बीड्स टेकिंग ऑल एट ए टाइम। अब 7 मोती ले लिए, 7 मोतियों से माला बनानी है आपको, तो इन 7 मोतियों से कितनी मालाएं आपकी बनाई जा सकती हैं। ये कहते हैं कि माला दोनों तरफ से सेम दिखती है, क्लॉकवाइज देखें या एंटी क्लॉकवाइज देखें। अगर 7 वस्तुओं को एक वृत्त के चारों ओर व्यवस्थित करना होता तब तो कितना आ जाता, 7-1 फैक्टोरियल यानी 6 फैक्टोरियल आ जाता। लेकिन यहाँ का है कि 7 असमान मोती हैं, उनसे एक माला बनानी है, कितने तरह से बना सकते हैं। तो माला में क्या होता है कि वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से सेम दिखती है, सेम दिखती है, तो मालाओं की संख्या कितनी होगी, डिवाइडेड बाई 2। 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 720/2 360 मालाएं बनेंगी। एक तो आपको ये याद करके रखना है कि माला दोनों साइड से समान दिखती है। अगर आप से पूछ लिया कि भाई एक्सप्लेन करो, दोनों साइड से समान दिखती है तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे। आप ऐसा करें, गिलास वाली टेबल ढूंढें और गिलास वाली टेबल पर माला को रख दें। एक बार तो ऊपर से देखें और एक बार टेबल के नीचे बैठ जाएं, फिर देखें। ऊपर से देखेंगे अगर ऐसे दिखाई दे रहा है 1 2 इस तरह से, तो नीचे देखेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज और ऊपर से क्लॉकवाइज दिखाई दे रही होगी। या ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज सीरियल होगा तो नीचे से देखेंगे तो क्लॉकवाइज देगी। एक बार ऊपर से देखें और एक बार नीचे बैठ के देखें आप। एक तरीका और है, आप माला लेके खड़े हो जाएं, माला लेके एक बार तो खुद पहन लें और एक बार सामने वाले को पहना दें। जिन लोगों ने माला नहीं पहनी है वो देखेंगे जब सामने वाले को पहनाते हैं जब कैसी दिखती है और ख़ुद पहनते हैं जब कैसी दिखती है। तो इस तरह से। अच्छा, और आसान तरीका, ये माला रखी है, इसको अपन फोल्ड करके इधर रख देते हैं। ये माला आपने इधर रख दी, देखिए माला सेम थी, आपने फोल्ड कर दी इसको। कैसे, ऐसे पलट के यूँ रख दी। ये जो माला रखी थी इसको पलट के ऐसे रख दिया। यहाँ देखें, यहाँ किस तरह से दिख रहे हैं, 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 और ये 1, ये क्लॉकवाइज। और यहाँ देखें, यहाँ आपका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं। माला एक ही है, वो आपने इसको ऐसे उठा के पलट के रख दी। तो एक ही माला जो जिसमें पहले क्लॉकवाइज दिखाई दे रहे थे, अब ये जो अरेंजमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है। तो आपको वैसे समझ में आना चाहिए, सारा समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी आप एक मोटी बुद्धि से याद करके रखेंगे कि मालाएं हमेशा दोनों तरफ से समान दिखती हैं। इसलिए जब भी माला बनाने का क्वेश्चन आएगा, नेकलेसेज का क्वेश्चन आएगा, तो हाफ ऑफ फैक्टोरियल n-1 करना है। अब जनरल देखते हैं। अब पहले ले रहे थे n में से सभी वस्तुओं को लेकर क्रमचय बना रहे थे, अब थोड़ा चेंज कर दिया। n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनने वाले वृत्तियों क्रमचयों की संख्या, जबकि दक्षिणावर्त और वामावर्त क्रमचय भिन्न भिन्न हों। नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर आर टेकन एज डिफरेंट एच। यानी n वस्तुओं में से r को लेना है। आप इस तरह समझ सकते हैं, आप एक एग्जाम्पल ले लें, अपन 9 मित्र हैं और आपने 9 मित्रों को पार्टी दी है। 9 मित्रों को पार्टी दी है, लेकिन आपके पास क्या है, एक सर्कुलर टेबल है और उस पर 6 सीटें, 6 कुर्सियों वाली टेबल है। तो आप 6-6 के ग्रुप में ही खाना खिलाएंगे। तो आपसे पूछे जाए कि कितने तरह से खाना खिला सकते हैं।
क्वेश्चन क्या है, दोबारा से आपने 9 मित्रों को डिनर पे आमंत्रित किया है और डिनर पे आमंत्रित किया है और आपके पास राउंड टेबल है, उसमें 6 कुर्सियाँ हैं, तो उन सभी को इस टेबल पर बिठाते हुए खाना खिलाना है। तो कितने तरह से खिला सकते हैं? तो क्या करेंगे, पहले तो ऐसा करेंगे 9 में से 6 के ग्रुप बनाएंगे। एक बार में 6 ही बैठेंगे, ऐसा थोड़ी है सारे टूट पड़ेंगे। पहले 9 में से 6 को सेलेक्ट करेंगे। तो 9 में से 6 को सेलेक्ट करेंगे कितने तरीके से? 9C6 तरीके से। 9 में से 6 को सेलेक्ट किया और फिर 6 को इस टेबल पे अरेंज करेंगे। अब 6 को टेबल पे कितने तरह से बैठा जा सकता है? 6 कुर्सियाँ हैं तो 6 - 1 5 फैक्टोरियल वे से बैठा जा सकता है। दोबारा से 9 मित्रों को आपने पार्टी दी है, 9 मित्रों को आपने डिनर पे बुलाया है अपने यहाँ, और लेकिन अपने पास टेबल क्या है? 6 कुर्सियों वाली है। तो उन पर 6 कुर्सियों वाली टेबल पर ही आपको खाना खिलाना है। तो पहले 9 में से 6 सेलेक्ट करेंगे, या 9 में से 6 के ग्रुप बनाएंगे आप। फिर हर ग्रुप को इस टेबल पर बैठा सकते हैं। तो कितने तरह से खाना खिला सकते हैं ये पूछा है। तो पहले 9 में से 6 के ग्रुप बनाए, कितने ग्रुप बनेंगे? 9C6। फिर हर ग्रुप को इस टेबल पर अरेंज करेंगे, बैठाएंगे, कितने तरह से? 5 फैक्टोरियल वे से। और अगर ऐसा होता कि पड़ोसी समान रहने की बात आती तो कितने हो जाते? आधे हो जाते। यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट को सेम माना जाए, यहाँ डिफरेंट माना है। यहाँ लिखा है दक्षिणावर्त और वामावर्त क्रमशः भिन्न भिन्न। अगर समान होते तो इसका आधा कर देते। तो ये तो आपके पास क्या है, 9 मित्रों की बात रही और आपको खाना खिलाना कितने तरह से खिला सकते थे। अब क्या है यहाँ आपके पास, n वस्तुओं में से r को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या, वृत्तीय क्रमचयों की संख्या। तो क्या करें अब, मतलब ये संख्या के लिए पहले n में से r को सेलेक्ट करेंगे, NCR वे से। अब r को r प्लेसेज पर अरेंज करेंगे, वो r - 1 फैक्टोरियल। r प्लेसेज कौन से? सर्कुलर, सर्कुलर क्षेत्र में अरेंज करना है। तो ये हुआ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, NCR को लिख सकते हैं NPR अपॉन r फैक्टोरियल इंटू r - 1 फैक्टोरियल। r - 1 फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 1/r। तो 1/r इंटू NPR, ये फाइनली आंसर आया। सबसे पहले तो ये लिखा, पहले n में से r को सेलेक्ट किया और फिर r को r सर्कुलर प्लेसेज पर अरेंज किया और इसको सॉल्व कर लिया। NCR को लिख दिया NPR अपॉन r फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल को लिख सकते हैं r इंटू r - 1 फैक्टोरियल। r - 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया 1/r इंटू NPR। तो ये सर्कुलर n वस्तुओं में से r को लेकर बनाए गए वृत्तीय क्रमचयों की संख्या। और जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समान माने जाएंगे तो आधा हो जाएगा इसका। एक और रिजल्ट दे दिया आपको, वही जो पहले लिखा है उसी को दोबारा लिख दिया है। n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनने वाले वृत्तीय क्रमचयों की संख्या, जबकि दक्षिणावर्त और वामावर्त क्रमचयों में कोई अंतर ना हो, समान माने जाएं। जो पहले लिखा था उसका आधा हो जाएगा। एक बार और पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर्स आर टेकन एज सेम। तो क्या लिख दिया, जो पहले लिखा था उसका आधा हो गया। पहले क्या लिखा था? 1/r इंटू NPR। अब आधा है तो 1/2 से मल्टीप्लाई और कर दिया, यानी कि 1/2r इंटू NPR। ये हो। फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, सर्कुलर परमुटेशन पर ही क्वेश्चन लिखें। 6 महिलाएं एक गोल मेज के चारों ओर 4 कुर्सियों पर कितने प्रकार से बैठ सकती हैं? अब 6 महिलाएं हैं, कुर्सियां 4 हैं, तो 4 के ग्रुप बनाने होंगे। कितने तरह से? 6C4, और फिर 4 को बैठाएंगे 4 - 1 फैक्टोरियल। तो कितना आ गया? 6C4 इंटू 3 फैक्टोरियल। 6C4 को फिर लिख सकते हैं 6C4 अपॉन, अगर फॉर्मूले से डायरेक्ट लिखें तो उससे भी लिख सकते हैं क्या? 6P4 इंटू 1/4। और यहाँ इसको अगर लिखते हैं तो क्या आएगा? ये 6P4 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो डायरेक्ट ये आ गया 1/4 इंटू 6P4। ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप। अभी जो फॉर्मूला देखा था वहाँ क्या था? वहाँ फॉर्मूला था n में से r को लेना था, तब अपने पास फॉर्मूला था 1/r NPR। तो इससे डायरेक्ट लिख सकते थे, और उसी तरह से आपने पहले सिलेक्शन फिर अरेंजमेंट, उससे भी आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है 10 विभिन्न मोतियों में से 7 को लेकर कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं? हाउ मैनी नेकलेसेज कैन बी फॉर्म्ड
फ्रॉम 10 बीट्स टेकिंग 7 एट ए टाइम्स। तो वही पहले जो, अब क्या है कि मालाएँ बनती हैं तो दोनों तरफ से सेम दिखती हैं, तो क्या लिख देंगे आप 1/2 इंटू 7 और 10p7। और अगर तरीके से करते हैं, ये तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिया, 10 में से 7 को सेलेक्ट किया, फिर 7 को 7 - 1 फैक्टोरियल में से अरेंज किया। चूँकि मालाएँ हैं तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम दिखती है, इसलिए 2 से डिवाइड और किया। तो कितना आ गया ये 10c7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। और अगर और आगे सॉल्व करना हो तो 10p7 अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 1/2 इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 1/7, 2 पहले से ही है, 1/14 10p7। किसी भी तरह कर लें, डायरेक्ट फार्मूले से कर लें। और ये, और अगर कोई कंडीशन दे रखी हो सर्कुलर परमुटेशन में, तो कंडीशन जैसे पहले करते थे उसी तरह से करेंगे। वह सर्कुलर वाला कॉन्सेप्ट n-1 फैक्टोरियल वाला वो और ऐड हो जाएगा। फिर आगे देख, जो बात कर रहे थे उसी कॉन्सेप्ट पे, n वस्तुओं जिनमें m वस्तुएं समान हों को एक गोल मेज के चारों ओर व्यवस्थित करने के तरीके। समान वाला छोड़ देते हैं पहले। n वस्तुओं को गोल मेज के चारों ओर कितने तरह से व्यवस्थित करेंगे, n-1 फैक्टोरियल तरीके से। अब चूंकि m समान है तो डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल m। n वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं रिपीट हो रही हों, समान हों, तो उनको जब अरेंज करते हैं, जैसे राजा राम वाला क्वेश्चन कर रहे थे, तो राजा राम में क्या था, 7 थे, 7 फैक्टोरियल, 2 a थे, 3 a थे तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, 2 r थे तो 2 फैक्टोरियल से। तो वही इफेक्ट यहाँ लगा दिया। दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकिंग ऑल एट ए टाइम व्हेन m ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। m आइडेंटिकल है तो पहले तो अपन ने वही n को अरेंज किया सर्किल के चारों ओर n-1 फैक्टोरियल तरीके से। m चूँकि आइडेंटिकल है इसलिए m फैक्टोरियल से डिवाइड किया। जो कंडीशन में जो पहले थी उन्हीं को अप्लाई करके आप कंडीशनल परमुटेशन लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आ गया प्रतिबंधित चक्रीय क्रमचय, रिस्ट्रिक्टेड सर्कुलर परमुटेशन, जिसकी बात कर रहे थे अभी, जो था ये भी कंडीशनली था। अब इसमें जैसे कुछ हो सकता है कि विशेष 2 वस्तुएं एक साथ रहती हैं, जैसे जो अपन ने कंडीशनल क्रमचय पहले किए थे प्रतिबंधित वाले, कौन से कि एक नहीं ली जाए, एक हमेशा ली जाए, 2 वस्तुएं साथ रहें। तो तरीका तो वही है, n में से r को लेकर बनाए गए चक्रीय क्रमचयों की संख्या क्या आएगा, अभी बनाया था आपने NCR, पहले r सेलेक्ट किया फिर r को अरेंज कर दिया। अगर इसमें होता है कि 2 विशेष साथ रहती हैं तो दोनों को बांध देंगे, मतलब कोई नई चीज़ें नहीं है, बस सर्कुलर का कॉन्सेप्ट लगेगा और प्रतिबंधित क्रमचय जो पहले थे वो वाले। आगे देखते हैं क्वेश्चन इस पर। एक गोल मेज के चारों ओर 7 महिलाओं और 7 पुरुषों को कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है जबकि कोई भी 2 महिलाएं साथ साथ न आएं। इन हाउ मेनी वेज 7 men and 7 women can be seated around a circular table so that no 2 women come together। कितने तरीकों से 7 महिलाओं और 7 पुरुषों को बैठा सकते हैं जबकि कोई भी 2 महिलाएं साथ साथ न आएं। तो अपन ऐसा करते हैं, ये टेबल ले लेते हैं, सर्कुलर टेबल या सर्कुलर एरिया, सर्कुलर टेबल दे रखी है। पहले कह रहा है कोई भी 2 महिलाएं साथ साथ नहीं आए, तो पहले जो जेंट्स हैं मैन है, 7 मैन को अरेंज कर दिया, M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7। पहले 7M को सर्किल के चारों ओर अरेंज कर दिया। इनको कितने तरह से करेंगे, 7M की व्यवस्था वो हो गई 7-1 फैक्टोरियल। गोल मेज के चारों ओर पहले 7 पुरुषों को अरेंज कर दिया, वो 7-1 यानी कि 6 फैक्टोरियल तरीके से हो गई। अब इन महिलाओं के, इन पुरुषों के आसपास देखें कितने स्थान दिख रहे हैं, इनके बीच में जो स्थान दिखाई दे रहे हैं वो 7 स्थान दिखाई दे रहे हैं। दोबारा कैलकुलेट कर लें, 3 3 6 और 1 7 हैं। अब वो उसकी आवश्यकता नहीं, अब तो पहले से फिक्स है। एक तो फिक्स करने में पुरुष चला गया, पहले ही किसी को भी फिक्स कर सकते थे, तो अब तो ये लीनियर परमुटेशन की तरह चलेंगे। अब 7 नियत स्थान है और नियत स्थानों पर 7 महिलाओं को अरेंज करना है। अब ये सर्किल वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, अब तो 7 को 7 स्थानों पर व्यवस्थित करने के तरीके 7 फैक्टोरियल।
तो फाइनली कितना हुआ 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर आ गया। एक सर्किल के चारों ओर 7 पुरुषों और 7 महिलाओं को व्यवस्थित करने के तरीकों की संख्या, जबकि कोई भी 2 महिलाएं साथ साथ न आए, इस तरह से किया। तो पहले आपने 7 पुरुषों को अरेंज कर दिया, वो निश्चित रूप से 7 - 1 फैक्टोरियल हुआ, यानी 6 फैक्टोरियल। अब उनके आसपास जो जगह बच रहे थे उनके बीच में वो 7 थी, उन 7 जगहों पर 7 महिलाओं को 7 फैक्टोरियल तरीके से व्यवस्थित कर दिया। आगे चलते, 8 देशों के प्रधानमंत्रियों को एक गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री साथ साथ ना बैठें। तो पहले अपन ऐसा करते हैं, कुल तरीके देख लेते हैं, माइनस वो वाले तरीके जिनमें ये साथ साथ बैठ सकते हैं, वो वाले घटा दें। एक बार और पढ़ लेते हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन द PMs प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ 8 कंट्रीज सिट अराउंड ए सर्कुलर टेबल सो दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान नेवर सिट टुगेदर, दोनों साथ साथ ना बैठें। तो अपन ऐसा करते हैं, 6 अदर कंट्री और 2 आपके कौन कौन से, ये इंडिया और पाकिस्तान। तो इन 2 को तो अपन एक की तरह काउंट कर लें, तो टोटल 7 हो गए। इंडिया और पाकिस्तान वाले की कुर्सी साथ साथ बांध दें। पहले अपन वो वाले केस ले रहे हैं जब ये साथ साथ आएंगे, फिर कुल केस में से साथ साथ आने वाले केस घटा देंगे। तो कुल कितने थे, 8 थे, 6 अदर और 2 इंडिया और पाकिस्तान, तो 6 + 1 7 आ गए। तो 7 को अरेंज करेंगे तो इसमें इंडिया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री साथ साथ आएंगे। तो अपने पास रिक्वायर्ड मेथड, अभिष्ट तरीके कौन से हुए, पहले तो कुल तरीके कितने हो गए, 8 - 1 फैक्टोरियल। इसमें जो भी संभव तरीके थे 8 प्रधानमंत्रियों को गोल मेज के चारों ओर बैठा दिया। इसमें वो केस भी है जिसमें भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री साथ आएंगे, और वो केस भी है जब नहीं आएंगे। तो -7 आने वाले केस घटा देते हैं, दोनों साथ साथ कब आएंगे। अब इन 7 को अरेंज कर दें, वो आ जाएगा 7 - 1 फैक्टोरियल। लेकिन इन दोनों की जो कुर्सी बांधी थी, इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया, ऐसे भी तो हो सकते हैं, इंटू 2 फैक्टोरियल से गुणा करना होगा। तो ये कितना हो गया, ये तो हो गया 7 फैक्टोरियल और ये हो गया 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसमें से 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, तो 7 - 2 5। 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 720 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा, ये 3600 आ जाएगा। दोबारा से 8 देशों के प्रधानमंत्री हैं जिसमें भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी सम्मिलित हैं। 8 को गोल मेज के चारों ओर बैठाना है, और गोल मेज के चारों ओर कैसे बैठाना है कि इंडिया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री साथ साथ नहीं आए, नहीं तो हो सकता है लड़ बैठें, तो इसलिए साथ साथ नहीं बैठाने। तो आपने क्या किया, पहले 8 प्रधानमंत्रियों को गोल मेज के चारों ओर अरेंज कर दिया, कितने प्रकार से, 7 फैक्टोरियल तरीके से। अब इनमें से वो स्थितियाँ घटा दी जब इंडिया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री साथ साथ बैठते हों। साथ साथ बैठेंगे तो दोनों की कुर्सी आपने बांध दी, एक तरह से बांध दी, तो उन दोनों वो जब मूवमेंट होगा तो एक साथ होगा, तो दोनों को एक की तरह ट्रीट किया, 6 + 1 7 हो गए। तो 7 को 7 स्थानों पर अरेंज करने के तरीके 7 - 1 फैक्टोरियल। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान दोनों की कुर्सियों को आपस में बदला जा सकता है, तो इसलिए 2 फैक्टोरियल को और गुणा कर दिया। तो कुल तरीके में से साथ साथ बैठने वाले तरीके घटा दिए, तो ये आपका आंसर आ गया। इसको दोबारा भी कर सकते हैं आप। दोबारा कैसे, पहले जो 6 देशों के प्रधानमंत्री हैं उन सबको अरेंज कर दो, P1 P2 P3 P4 P5 P6। 6 देशों के प्रधानमंत्रियों को सर्किल के चारों ओर अरेंज कर दो, वो कितना हो गया, फैक्टोरियल 5 हो गया। ये सेकंड मेथड आ रहा है आपका। क्या किया, 6 देशों के, कुल 8 देशों के प्रधानमंत्री हैं, उसमें इंडिया और पाकिस्तान के भी हैं। तो पहले 6 देशों के प्रधानमंत्रियों को 6 स्थानों पर सर्किल के चारों ओर 6 - 1 फैक्टोरियल यानी कि 5 फैक्टोरियल बेस से अरेंज कर दिया। अब इन सब के बीच में देखते हैं आप कितने प्लेस हैं। इनके बीच में फिर वही 6 स्थान हैं। इन 6 स्थानों में से किन्हीं भी 2 पे इनको अरेंज कर दो, वो कितना हो जाएगा, 6P2 तरीके से हो जाएगा। 6 स्थानों में से 2 को, अभी तो लीनियर की तरह काउंट होगा, अब काउंटिंग की तो है नहीं, वो तो पहले से ही हो गई। तो ये आंसर आ गया आपका। ये कैलकुलेट करते हैं, 5 फैक्टोरियल कितना हो गया, 120, और ये कितना हो गया, 6 × 5
6 इंटू 5 आ गया तो कितना आ जाएगा ये, ठीक है 3600। 12 गुणा 5 60, 600, 600 गुणा 6 3600, तो वही सेम आंसर आ गया। तो इस तरह से आप 8 प्रधानमंत्रियों को एक गोल टेबल पर बैठा सकते हैं, जबकि भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री साथ साथ ना आए। अब आगे देखते हैं। 20 विद्यार्थियों जिनमें 2 भाई हैं को एक गोल मेज के चारों ओर बैठाने के तरीके, जबकि दोनों भाइयों के मध्य ठीक एक छात्र आए। दोबारा से, देर आर 20 स्टूडेंट्स एमंग whom 2 are brothers. Find the number of ways in which they can be seated around a circular table so that there is exactly one student between 2 brothers. 20 विद्यार्थी हैं, 20 विद्यार्थियों को एक गोल मेज के चारों ओर बैठाना है, और इस तरह बैठाना है कि उन 20 विद्यार्थियों में से 2 भाई हैं, उन 2 भाइयों के बीच एक विद्यार्थी आए। सपोज ये B1 और ये B2, और इनके बीच में एक स्टूडेंट और बैठना है आपका। तो अपन ऐसा करते हैं, तीनों को एक साथ बांध देते हैं, इन तीनों की कुर्सी एक साथ चलेगी। तो तीनों की कुर्सी एक साथ चलेगी तो कुल कितने थे, 20, तो 17 प्लस 1 कौन सा, ये B1 S B2, इनकी जो कुर्सी है, तीनों की कुर्सी एक साथ चलेगी, तो कुल 18 हो गए। तो अपन ऐसा करते हैं, B1 B2 को तो बाद में लेते हैं, इन 18 वस्तुओं को, 18 स्टूडेंट्स को सर्किल के चारों ओर व्यवस्थित कर देते हैं। तो कुल व्यवस्थाओं की संख्या, कुल व्यवस्थाएं, पहले 18 को अरेंज किया, 18 माइनस 1 फैक्टोरियल यानी कि 17 फैक्टोरियल। अब जो 2 भाइयों के अलावा 18 विद्यार्थी हैं, 18 विद्यार्थियों में से बीच वाला विद्यार्थी सेलेक्ट करें, वो कितने तरह से होगा, वो 18 तरीके से किसी भी एक को कर सकते हैं, तो इंटू 18 और आएगा। अच्छा, साथ साथ क्या है, ये जो B1 B2 है, इनकी कुर्सी आपस में तो चेंज हो सकती है, B1 B2 B2 B1 भी हो सकता है, तो इंटू 2 फैक्टोरियल और आएगा। तो फाइनली कितना हुआ, ये 17 फैक्टोरियल इंटू 18 गुणा 2 36, ये आंसर आया आपका। दोबारा देख सकते हैं, 20 विद्यार्थी हैं, एक सर्किल के चारों ओर उनको बैठाना है, कितने तरीक़ों से बैठा सकते हैं ये निकालना है, लेकिन आपको कंडीशन दे रखी है कि उनमें 20 में 2 भाई हैं, B1 और B2, तो B1 और B2 को इस तरह से बैठाना है कि उनके बीच में हमेशा एक विद्यार्थी आए। B1 B2 साथ साथ भी आएंगे, लेकिन उनके बीच में हमेशा एक विद्यार्थी आएगा। तो पहले तो अपन ने क्या किया, B1 B2 और बीच की एक कुर्सी, इन तीनों कुर्सियों को एक की तरह ट्रीट किया। 3 ये प्लस 17 और हैं, तो 17 प्लस 1 18 हो गए। तो पहले 18 को अरेंज किया सर्किल के चारों ओर फैक्टोरियल 17 तरीके से। अब वो 2 भाइयों के बीच में जो विद्यार्थी है वो कितने तरह से सेलेक्ट होगा, 2 के अलावा 18 और हैं, तो उन 18 में से कोई भी एक हो सकता है। 18 में से एक चुनने के तरीके 18, तो वो एक जो बीच वाला विद्यार्थी है, ये वाला विद्यार्थी, ये कुल 18 तरीके से चुना जा सकता है, तो ये भी गुणा होगा। अब ये B1 B2 ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। ये कहा है कि 2 भाइयों के बीच में, तो B1 B2 की जो कुर्सी है वो दोनों आपस में भी बदल सकते हैं अपनी अपनी कुर्सियों को, तो इंटू 2 फैक्टोरियल और हुआ। तो फाइनली हुआ 17 फैक्टोरियल इंटू 18 इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी 17 फैक्टोरियल इंटू 36, ये आंसर आया। कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी अपना आंसर ऐसे ही रखेंगे। तो ये आपके सर्कुलर परमुटेशन की बात हुई, बाकी फिर अगली क्लास में लेते हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक है। सभी को नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।